आप अगर दूर देखेंगे तो आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी। ये बिल्डिंग इस एटम बम के धमाके में वाहिद बिल्डिंग थी जो इस तरह इसका स्ट्रक्चर इस तरह रह गया था। तो इसको एज़ इट इज़ रखा गया है ताकि वो मुल्क जो एटम बम बना रहे हैं इस वक्त, और हम जैसे मुल्क जो हर मई को एटम बम के लिए केक काटते हैं और चागी का मॉडल बनाते हैं और बड़ी खुशियों का इजहार करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि जनाब, अगर ये खुदा न खास्ता खुद फट जाए या इसको फाड़ दिया जाए तो सूरत हाल ये निकलती है। ये इसका नतीजा ये होता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो लोग जंगी जुनून में मुब्तला हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी ये कहते हैं कि चला दें एटम बम, और जो इंडिया के अंदर भी कह रहे हैं, उन सबको मेरा ख्याल है पकड़ के यहाँ पे बुलाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि जब एटम बम फटता है, और ये वो बम है जो 1945 में बना था, आज 2023 का जो बम होगा उसकी जो अज़ियत है, जो तकलीफ़ है, उसको आप 1 लाख से ज़रब दे दें। तो मेरा ख़्याल उन सब लोगों को यहाँ लाना चाहिए, ला के उन्हें ये दिखाना चाहिए कि जब एटम बम फटता है तो होता क्या है। क्योंकि लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, लोगों ने देखा ही नहीं होगा कि तबाही होती क्या है, तकलीफ़ क्या होती है, अज़ियत क्या होती है। बल्कि यहाँ पे आके एक और चीज़ का जो मुझे एहसास हुआ, वो चीज़ ये थी कि जो लोग मर गए थे वो बच गए, क्योंकि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वो अज़ियत का दरिया एक ही सांस में पार कर गए। लेकिन जो लोग बच गए थे उन लोगों की ज़िंदगी मिज़रेबल थी। वो जो न्यूक्लियर बर्न हुए उससे पूरी ज़िंदगी उनका इलाज होता रहा, लोगों के अज़ाब कट गए, ख़त्म हो गए, और फिर उसके कुछ अरसे बाद उन सबको कैंसर भी हो गया, और वो कैंसर के इलाज की एक अज़ियत से भी गुज़रे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरे, और बड़ी खौफनाक मौत उन सब के लिए हुई। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस किस्म के अज़ाब से बचाए, और अगर कोई इस किस्म का अज़ाब आ जाए तो फिर हम उसमें से बच ना सकें, ताकि फ़ौरी तौर पर पहली सांस में हम दुनिया से रुखसत हो जाएँ, क्योंकि जो लोग बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी अज़ियतनाक हो जाती है। यहाँ पे बच्चों को लाया जाता है स्कूल से, और उनको यहाँ पे एक्सरसाइज करवाई जाती है, दुआ करवाई जाती है, रोज़ दुआ होती है यहाँ पे। ये सब अपना सर झुका के अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, गार्ड से मदद मांगते हैं कि हमें इस किस्म की अज़ियत से, तकलीफ़ से बचाए। ये फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, और बच्चे हैं, मुख्तलिफ़ टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे खड़े होके दुआ कर रहे हैं, और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं यहाँ पे लोग। अब इंसान के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो अमन से, इत्मीनान से दुआ कर ले, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इस तरह डिज़ास्टर के बाद दुआ कर ले। जैसे कि अल्लाह ताला हमें रोज़ मौका देता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो हम उसको याद करके दुआ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम वो नहीं करते तो फिर इस तरह डिज़ास्टर्स के बाद फिर दुआएँ करना पड़ती हैं, और इस तरह लोग आके बताते हैं कि क्या हुआ क्या था। ये एक पुरानी माई है जो इनको ये बता रही है कि जब हुआ था, या एटम बम फटा था तो क्या हुआ था। तो देखिए सबको सख्त आ रही है सब पे। ये बिल्डिंग है सामने जो बच गई थी, और उसको इसी तरह एज़ इट इज़ रखा गया है दरिया के किनारे, दरिया के साथ साथ। ये वो दरिया है कि जब बम फटा 8:15 पे, और 6 सितंबर 1945 को, तो लोग आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थी, दुकानें बंद हो रही थी, ट्राम चल रही थी, ट्रेनों पे लोग बैठ रहे थे, टैक्सियों में बैठ रहे थे, गाड़ियों में बैठ रहे थे, और जो बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रहा था। लेकिन फिर अचानक 8:15 पे आसमान से एक बम नीचे गिरा, और चंद सेकंड के अंदर यहाँ पे गर्दो गुबार और हीट के अलावा कुछ भी नहीं था, और उस हीट ने पिघला के रख दिया सबको। ये टाउन हॉल था जो इसी तरह महफूज है आज तक, के लोग आएँ और इसको इबरत की निगाह से देखें।
और ये वो दरिया है जिसके अंदर लोगों ने कूदना शुरू कर दिया था। दरिया के अंदर कोई जगह नहीं बची थी कि कोई शख्स कूद सके, इतना ये भर गया। लेकिन जो भी कूदता था उसकी लाश भी थोड़ी देर में तैरना शुरू हो जाती थी, लोग बच नहीं पाते थे। उसकी वजह ये कि इंतहा दर्जे की हीट, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 3000 सेंटीग्रेड की अगर हीट हो और उससे बर्न हुई हुई चीज़ें, और जब ये ब्रिज तक पिघल गया था और उसके बाद वो गिर गया था, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंसान कैसे बच सकते थे। तो वो सामने आपको एक सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो एक तस्वीर के अंदर ये सीढ़ियाँ लोगों से भरी हुई थी और लोग यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर के पानी के अंदर कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच नहीं सका कोई भी। ये होती है ट्रेजेडी। मैं थोड़ा सा खुद सेंटिमेंटल सा हो गया हूँ, क्योंकि इंसान की तकलीफ़ देखना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे वो बहुत मुख्तलिफ माइयाँ होती हैं, बाबे होते हैं जो इस शहर से जिनका ताल्लुक़ है और जो जिन्होंने इस हादसे को देखा या वो महफूज रहे, या फिर इनकी टीचर्स होती हैं जो यहाँ आके बच्चों को ये बताती हैं कि वहाँ पे सूरत थी क्या, हुआ क्या था। ये टीचर अपने बच्चों को बता रही है। मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और उसके ऊपर जापानीज़ लैंग्वेज में शीमा लिखा हुआ है। ये शीमा हॉस्पिटल है और ये इसको हिरोशिमा में ग्राउंड ज़ीरो कहा जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली इसके ऊपर बम फटा था। ये 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम का हमला किया था, पहला एटम बम दुनिया में फटा था, तो ये बम एग्जैक्टली इस हॉस्पिटल के ऊपर फटा, ऊपर, क्योंकि नीचे बम नहीं गिरा, ये फ़िज़ा के अंदर फटा था और उसी वजह से पूरा एक छतरी सी बनी थी, मशरूम बनी थी, और एग्जैक्टली इस हॉस्पिटल के ऊपर। और इस को शीमा हॉस्पिटल कहते हैं। कोई डॉक्टर शीमा था जिसका ये हॉस्पिटल था, जिसने ये हॉस्पिटल बनाया था। और जब वो बम फटा तो इसके अंदर 80 मरीज़ और डॉक्टर्स थे, और वो सारे के सारे इमीडिएटली फौत हो गए। और इसके बाद फिर यहाँ से रेडिएशन फैली और आगे एक डोम है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद वो तबाह हो गया। तो इस हॉस्पिटल के जो मालिक थे डॉक्टर शीमा, वो बच गए थे। वो इसलिए बच गए थे कि वो उस दिन ऑपरेशन करने के लिए किसी एक दूसरे शहर में गए हुए थे और उनके साथ एक नर्स थी, और वो नर्स और वो डॉक्टर बच गए। बाकी सारा स्टाफ, सारे मरीज़ इसके अंदर इमीडिएटली फौत हो गए और ये ख़त्म हो गया, मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग ख़त्म हो गई थी। और डॉक्टर साहब का एक बेटा था जो उस दिन अपने घर पे था, वो हॉस्पिटल में नहीं था, वो भी बच गया था और वो बाद में डॉक्टर बना। और उसके बाद फिर उसने ये हॉस्पिटल दोबारा रीबिल्ड किया, फिर वो इस हॉस्पिटल का मालिक रहा। फिर उसके बाद इनका पोता जो वो डॉक्टर है जो अब इस हॉस्पिटल को चला रहा है। तो ये एक फ़ैमिली है जो शीमा फैमिली है, जो पूरी दुनिया में पहचानी जाती है कि इनका ये हॉस्पिटल था जो बम की वजह से, एटम बम की वजह से तबाह हुआ था। और आज भी ये हॉस्पिटल अपनी जगह पे कायम है। और ये अमेरिकन्स कोई सिटीज़न हो या अमेरिकन मरीज़ हो तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, उनको मुफ्त ट्रीटमेंट देते हैं। और ये होता है जापानीज़ इंतकाम, कि आप इस तरह आप इंतकाम लें दूसरी कौमों से। तो इस हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ साथ हम आगे जाएंगे और एक बिल्डिंग है जो सरकारी बिल्डिंग थी, जो टाउन हॉल था, उस वक्त जो महफूज रहा इस सारे हमले के दौरान। ये वैसे तो बिल्डिंग तबाह हो गई लेकिन उसका स्ट्रक्चर कायम रहा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी, लेकिन इसका कमाल देखें इस बिल्डिंग का कि ये बिल्डिंग इतनी मजबूत थी कि स्ट्रक्चर इसका आज भी कायम है और एटमी हमले के बाद भी स्ट्रक्चर कायम रहा। बिल्डिंग ख़त्म हुई, उसकी ज़ाहिर है हर चीज़ तबाह होगी, लेकिन स्ट्रक्चर उसका खड़ा है उसी तरह। और आज भी इन्होंने स्ट्रक्चर को खड़ा किया हुआ है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टाउन हॉल उसका स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल एटम बम जहाँ पे फटा उसके बिल्कुल साथ। तो इसको ये कहते हैं कि सरकारी ठेकेदार अगर अच्छा हो तो वो इस किस्म की बिल्डिंग बनाता है कि एटमी धमाके में भी बिल्डिंग तबाह नहीं होती। तो ये देखें इसका स्ट्रक्चर उसी तरह, ऊपर जो इसका मीनार है, जो गुंबद है, वो आज भी उसी तरह कायम है। तो मेरा जो सरकारी ठेकेदार हैं पाकिस्तान के, उनको मशवरा है कि भाई साहब को खुदा खौफी करें, कोई इससे हिरोशिमा से सीख लें, आप कम से कम ऐसी बिल्डिंग बनाएं जो जल्दा तो बर्दाश्त कर दे। और इस बिल्डिंग का कमाल ये है कि देखें ये एटमी धमाका भी बर्दाश्त कर गई थी। सरकारी ठेकेदार अगर अच्छे हों तो इस तरह होता है। और इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता कोई बंदा भी, क्योंकि उन्होंने महफूज रखा हुआ और साथ लिखा हुआ है कि अगर आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पे अलार्म बज जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है अलार्म सिस्टम इज़ प्लेस डोंट एंटर, कि आप अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अलार्म सिस्टम लगाया। और शायद इसकी वजह ये भी हो कि रेडिएशंस आज तक इसकी कायम हो। तो ये पूरा शहर इन्होंने दोबारा बनाया, जापानीज़ ने सिर्फ एक बिल्डिंग इन्होंने छोड़ दी कि जनाब ये एक मिसाल रहे। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ कि जापान के अंदर लाश दिखाना
जो है ना जायज़ नहीं है, गैर कानूनी है। इसलिए पिछले जब 2011 में सुनामी आया यहाँ पे, तो उस सुनामी में 11,000 लोग मर गए थे, लेकिन उसमें से किसी शख्स की लाश नहीं दिखाई गई थी। लेकिन ये वाही जगह है हिरोशिमा जहाँ के जो पीस सेंटर है उसमें लाशें दिखाई जाती हैं, इसलिए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि एटम बम का नतीजा क्या निकलता है। तो ये एक अमेरिका से इंतकाम भी है कि जो अमेरिका ने किया 1945 में, जापानीज़ उसको प्रिजर्व करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि जनाब ये प्रोटेस्ट नहीं करते, नाम नहीं लेते लेकिन, और ये उन्होंने एक यहाँ पे पत्थर लगाया हुआ है जो एटम बम की निशानी है कि इस जगह पे बम फटा था। तो वो हॉस्पिटल पीछे है और उसके साथ ये, तो ये जगह है सारी जिसके ऊपर एटम बम, और ये याद रखिएगा कि एटम बम नीचे गिरा नहीं था, फ़िज़ा के अंदर फटा था, इसीलिए उसने सारी ऑक्सीजन ख़त्म कर दी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लोग मर गए थे। तो एटम बम के बारे में ये कहते हैं कि वो नीचे ज़मीन पर गिरता नहीं है, वो फ़िज़ा के अंदर ही फट जाता है और उसके बाद सारे लोग जो होते हैं या आबादियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, स्मैश हो जाती है हर चीज़। हाँ, ज़ाहिर हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ पिघल जाती है। तो ये है हिरोशिमा का कमाल। यहाँ पे टीचर्स आते हैं, लोग आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, लोगों को बताते हैं, ये गाइड हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो मई का महीना है, ज़ाहिर हमने भी एटम बम बनाया और हम इस पे खुश भी बहुत हैं। चागी के मॉडल्स भी बनाए हुए हैं हमने, ठीक है, वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारा एसेट है, और जब तक वो एसेट है हम इंडिया से या दुनिया से बचे रहेंगे, ये अपनी जगह पे। लेकिन बम याद रखें कि इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, ये इस टाइप का बम है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो शख्स भी बात करे एटमी धमाकों के बारे में, चला दें, उड़ा दें, तो मेरा ख्याल उसको फेंटा लगना चाहिए, क्योंकि ये एक गैर ज़िम्मेदार किस्म की स्टेटमेंट है। जैसे अक्सर लोग हम कहते हैं जी हमने कोई बम जो है ना शबरात पे चलाने के लिए तो नहीं बनाया हुआ। खुदा खौफी करें, आप यहाँ आके एक बार देखें सही कि होता क्या है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या बचेगी फिर दुनिया के अंदर। और उसके बाद ये वो दरिया है जिसके अंदर लोगों ने छलांगें लगा दी थी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे बहुत ज़ाहिर हीट बढ़ गई। और याद रखें कि 1,40,000 लोग मर गए थे उसमें इमीडिएटली। कुछ पता नहीं है, कुछ कहते हैं 60,000 थे, कुछ कहते हैं 74,000 थे, कुछ कहते हैं 94,000 थे लोग जो इमीडिएटली पहले धमाके के अंदर ही फौत हो गए, और उसके बाद फिर मरते चले गए। तो कोई तकरीबन 4.25 लाख बंदा 2 शहरों में, नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर मरा था। और ये जो पूरा ब्रिज था ये पिघल गया था, और इसकी म्यूज़ियम के अंदर ही इसके पिघले हुए जो पीसीज वो रखे हुए हैं। इवन ऊपर जो आपने देखा है जो इसकी फेंस है, उसके भी टूटे हुए टुकड़े इन्होंने अपने म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए हैं। ये पीस के अमन कितनी बड़ी चीज़ है। ये प्राइम मिनिस्टर था सुजुकी इनका, जिसके दौर में ये सब कुछ हुआ था। तो बड़ी ही टेरिबल खौफनाक किस्म की मेमोरीज़ हैं, और मैं इमरान खान साहब को भी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इंसान को उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि जिससे वापस आना मुश्किल हो जाए। तो इमरान खान साहब के लिए भी हिरोशिमा से बहुत बड़ा सबक है कि इंसान को एतदाल का मुजाहरा करना चाहिए। और इस सारे मामले में ये जो तबाही आई जापान के अंदर, उसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो इनके प्राइम मिनिस्टर का था। प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहा था, और जो इनके बादशाह थे हिरोहितो, वो समझ गए थे कि ये सूरत हाल बड़ी ख़राब है और हमें अब सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि मई के महीने में, मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद अब अलाइड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि वो जापान को तबाह कर दे। तो बार बार इत्तेहादी जापानीज़ को कह रहे थे कि आप भी सरेंडर कर दें ताकि किसी पीसफुल सोल्यूशन की तरफ जाएं, लेकिन इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, सुजुकी नाम था उनका, वो इनकार कर देते। वही कहते थे हम आखिरी बुलेट और आखिरी बंदे तक लड़ेंगे। और फिर अमेरिका ने एटम बम बना लिया। जब जुलाई में एटम बम तैयार हो गया तो उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ इनकी गवर्नमेंट से रब्ता करके कहा कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, नहीं तो हमारे पास एटम बम में हम फेंक देंगे। तो इनके प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका ख्याल था कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई एटम बम नहीं है, हमें सिर्फ डरा रहे हैं। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर यहाँ पर एटमी हमले से पहले लीफलेट्स मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए फेंके गए थे कि हम एटम बम फेंक रहे हैं हिरोशिमा पे, तो बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भी सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब की तरह, जैसे इमरान खान साहब अड़ जाते हैं तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी अड़ गया। जबकि इनका किंग बार बार ये कह रहा था कि यार हमें अब देखना चाहिए, सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं पूरी कौमें, हम अकेले रह गए हैं, क्योंकि अब जर्मनी भी हमारी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो हमें सरेंडर करके पीस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहा था, और फिर अल्टीमेटली
6 अगस्त 1945 को यहाँ पे पहला एटमी धमाका हो गया। और जब एटमी धमाका हुआ तो उसके बाद भी उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो नहीं माना और उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, आपने हम पे हमला कर दिया लेकिन अब हम जवाब देंगे इसका। तो फिर उसका नतीजा ये निकला कि 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर दूसरा हमला हो गया और उसमें पहले से ज़्यादा तबाही आई। नागासाकी के बाद 2 और टारगेट्स थे जो बिल्कुल इसके साथ ही थे और वो मिलिट्री टारगेट्स थे और वो भी बड़े शहर थे। तो उससे फौरी तौर पे जो उनका जो किंग है उसने कहा कि नहीं, और उसने प्राइम मिनिस्टर की तमाम पोजीशंस और पावर्स होल्ड करके वो आगे आया और उसने सरेंडर का ऐलान कर दिया। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद फिर एक पीसफुल सॉल्यूशंस की तरफ गए, फिर एग्रीमेंट्स हुए और फिर जाके ये जंग ख़त्म हुई। और उसका नतीजा यह निकला कि जापान के अंदर फ़ौज पे पाबंदी है। यहाँ पे फ़ौज ना मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकती है, ना फ़ौज बनाई जा सकती है। और ये अमेरिका हर साल यहाँ से इनसे $10 बिलियन लेता है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि ना अब यहाँ पे वेपन बन सकता है कोई, ना यहाँ पे कोई फ़ौज है। और ये अब पॉलिटिशियंस के और शाही ख़ानदान के हवाले ये मुल्क है। तो मुल्क हों या कौमें हों या फिर लोग हों या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, वो अपनी ज़िद की वजह से मार खाती हैं। तो इमरान खान साहब के लिए मैसेज है हिरोशिमा से कि आप उस लेवल पे ना जाएं कि जिससे वापसी मुमकिन ना हो। तो इमरान खान साहब के लिए एक मैसेज मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टूटी हुई बिल्डिंग से कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है, आप पाकिस्तान के यूथ को आपने मोबिलाइज़ किया, आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मेहरबानियों से नवाजा, आपको बहुत सलाहियतों से नवाजा है। तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाएं, उस लेवल पे ना जाएं कि जहां से वापसी मुमकिन ना हो। अभी भी एक गुंजाइश मौजूद है कि आप इस चट्टान के ऊपर लटके हुए हैं, आप इस चट्टान को पकड़ सकते हैं और अपनी पुरानी गलतियों का एतराफ़ करके थोड़ा सा पीछे हट के अपनी पार्टी को बचा सकते हैं। तो ये हिरोशिमा से इमरान खान के लिए मैसेज है कि, और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इस बिल्डिंग की तस्वीर अपने ऑफिस में लगा लें और फिर ये कहें अपने वर्कर्स से कि हमने उस लेवल पे नहीं जाना कि जहाँ पे आके दूसरे मुल्क या दूसरी पावर्स एटमी हमला करने पर मजबूर हो जाए, कि जैसे कि अब पूरी रियासत इमरान खान साहब के साथ टकरा गई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने उन सब के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और जब वो एक गुंजाइश दे रहे थे, पीछे हट रहे थे, थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब उसी तरह बिहेव कर रहे थे जिस तरह जापान ने 1945 में किया था। वो समझ रहा था कि नहीं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम बहुत आगे चले गए हैं, हम कामिकाज़ी हैं, तो हम तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे इनको। और अब ये शिकस्त मान रहे हैं अमेरिकन्स। तो फिर यही हुआ कि फिर आखिरी जो ऑप्शन था अमेरिका के पास, वो अमेरिका ने इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा था कि वो इनको अब रायत देते, क्योंकि ये बिल्कुल जब कोर कमांडर के घर में घुस गए आप, बिल्कुल आपने हिरोशिमा बना दिया। तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी रिस्पांस आएगा। तो फिर रिस्पांस आया। तो ज़िंदगी में याद रखें कि आप बिज़नेसमैन हैं या आप पहलवान हैं या फिर आप सियासतदान हैं, आपको इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि दूसरे के साथ बैठ के आप मुज़ाकरात कर सकें, टेबल पे बैठ सकें। जब आप सबको चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे और लुटेरे कहेंगे और ये कहेंगे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ बात नहीं करूंगा, तो फिर कल अगर आपको मियां नवाज शरीफ के साथ बैठना पड़ता है या फिर आपको आसिफ अली ज़रदारी के साथ बैठना पड़ता है या आपको जनरल आसिम मनीर के साथ बैठना पड़ता है या जनरल बाजवा के साथ बैठना पड़ता है, तो आप कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे आप? तो ये एक मैसेज है इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग है उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा कि स्ट्रक्चर जो मेन थी वो कैसी थी, फिर उसके बाद बम धमाके के बाद कैसी हुई। ये इसकी एंट्री है। जब उस दौर में जब लोग एंटर होते थे तो सामने ये देखें कि एक फाउंटेन था और फिर यहाँ से इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ जाता था उस ज़माने में। लेकिन अब सिर्फ
खंडर बन के रह गई है कि ये इस तरह है। लेकिन फिर मैं अगेन जो इसके ठेकेदार हैं, सरकारी ठेकेदार, उनको दाद दूंगा कि 1945 में जो एटमी धमाके के अंदर जो बिल्डिंग गिरी थी वो इसके बावजूद आज भी खड़ी है, कायम है। जब हलाल की पैसे लगे हों और किसी बंदे ने हलाल काम किया हो तो इस तरह होता है। अंदर सरिये तक खड़े हैं, देखें, कंक्रीट पे, जबकि हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो 2-4 साल के बाद वैसे खड़क जाते हैं। तो बेईमानी की इंतहा है भाई। तो आखिर में ठेकेदारों, इमरान खान साहब के साथ साथ आप भी सबक सीखें, कुछ खुदा खौफी करें।